हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आईसीएसई बोर्ड से मेघ आए कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म बस्ती ज़िले में हुआ था और इन्होंने दिनमान पत्रिका जो बच्चों की थी उसका उप संपादन किया था और पराग पत्रिका के ये संपादक भी रहे थे। ये नई कविता के कवि हैं और इन्होंने मेघ आए कविता में प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार का मतलब है कि निर्जीव वस्तुओं में मानव की भावनाओं को व्यक्त करना। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के, तो बन ठन के तो कोई व्यक्ति ही आएगा, इन्होंने मेघ के साथ जोड़ दिया तो मेघ का मानवीकरण दामाद के रूप में कर दिया। इस कविता में मैं आपको प्रश्नोत्तर के आधार पे, जैसे आईसीएसई बोर्ड में आता है उस प्रकार से कविता को समझाऊंगी। आज मेघ आए कविता का भाग 1 पढ़ाऊंगी, यानी मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के से लेकर बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी घूंघट सरकाए, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, यहाँ तक बताऊंगी। तो मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, यानी मेघ जो है वो बहुत सुंदर लग रहे हैं, वो बन ठन के सज संवर के आए हैं। यानी मेघ जो है वो दामाद का प्रतीक है। जैसे कोई शहर से दामाद आता है गांव में बड़ा बन ठन के सज संवर के, वैसे ही मेघ कवि को प्रतीत हो रहे हैं। फिर कवि कह रहे हैं आगे नाचती गाती बयार चली। बयार का मतलब है हवा। जब बादल आते हैं, मेघ आते हैं तो ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो कवि को ऐसा लग रहा है कि वो हवा नाचती गाती चल रही है। यानी बयार का उन्होंने मानवीकरण गांव की कन्याओं के रूप में किया है, छोटी कन्याओं के रूप में किया है। फिर कवि कह रहे हैं दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। यहाँ पे प्रकृति के रूप में अगर देखेंगे तो जब गर्मी के मौसम के बाद बरसात का मौसम आता है तो लोग गर्मी से राहत पाने के लिए दरवाजे और खिड़कियां खोलने लगते हैं, जिससे ठंडी हवा घर के अंदर आए। दूसरी बात, यहाँ पे ग्रामीण संस्कृति को मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए बताया है कि जो ये मेघ है वो दामाद का प्रतीक है। दामाद जो शहर से आ रहा है गांव में, तो उसके आने पर नाचती गाती बयार यानी गांव की छोटी छोटी लड़कियां उस दामाद के आने की सूचना देने के लिए गांव में दौड़ते हुए जा रही हैं, और लोग जो गांव के घरों के दरवाजे खिड़कियां खोल रहे हैं, जिससे वो अपने गांव में आने वाले दामाद को देखना चाहते हैं। यहाँ पे कवि ने मानवीकरण करते हुए भारतीय ग्रामीण संस्कृति का भी परिचय दिया है। वैसे तो ये पूरी कविता प्रकृति के चित्रण की है, पर इसमें मानवीकरण करके गांव की संस्कृति को भी बताया है कि गांव में जब कोई दामाद सज संवर कर आता है तो उसके आगे, जब दामाद आता है तो उसकी सूचना देने के लिए गांव की छोटी छोटी लड़कियां दौड़ते हुए जाती हैं और घर के दरवाजे खिड़कियां खोलकर लोग गांव में किसी के घर में आने वाले दामाद को देखने के लिए उत्सुक होते हैं। पाहुन जो आए हो गांव में शहर, पाहुन कहते हैं मेहमान को, दामाद को भी कहते हैं कि खिड़की दरवाजे लोग ऐसे खोल के देख रहे हैं जैसे मानो कोई मेहमान, कोई दामाद गांव में शहर से आया है। तो यहाँ पे वास्तव में इन 4 पंक्तियों में वर्णन हो रहा है प्रकृति के सौंदर्य का, बरसात के मौसम का, जिसमें बादलों का वर्णन हो रहा है कि बादल इतने सुंदर लग रहे हैं कि, और बादलों के आने पे मौसम बदल गया है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और लोग दरवाजे खिड़कियां खोलकर उन हवाओं का आनंद लेना चाह रहे हैं। गली गली में, गांव की गलियों में सबके मकानों के दरवाजे और खिड़कियां खुल गई हैं और लोग उसका आनंद लेना चाह रहे हैं। यहाँ पे फिर कवि कहते हैं मानो पाहुन कोई दामाद या मेहमान, मेहमान दामाद को भी कहते हैं, मानो कोई दामाद गांव में आ गए हैं शहर के। तो यहाँ पे मानवीकरण करते हुए कहा है। यहाँ पे पूछेंगे कवि ने मेघ का किस रूप में मानवीकरण किया है। कवि ने मेघ का दामाद के रूप में मानवीकरण किया है। यह प्रश्न ये पूछा सकता है कि मेघ किसका प्रतीक है। मेघ दामाद का प्रतीक है। फिर पूछ लेते बयार किसका प्रतीक है, यानी हवा किसका प्रतीक है, क्योंकि नाचती गाती लगा दिया है शब्द, यानी बयार का मानवीकरण कर दिया है। तो हवा जो है गांव की छोटी छोटी कन्याओं का प्रतीक है।
जो बादल आने पर दामाद, जैसे बादल आने पे ठंडी हवाएं चलती है, वैसे ही दामाद के आने पर गांव की छोटी छोटी लड़कियां चलती हैं, जिससे गांव के घरों में जाकर वो दामाद के आने की सूचना दे सके। फिर यहाँ पे इन्होंने बताया कि जैसे बादल आते हैं, बारिश का मौसम आता है, ठंडी हवाएं चलती है गर्मी के मौसम के बाद, तो लोग खिड़की दरवाजे खोलते हैं जिससे कि गर्मी से राहत मिले। दूसरी बात, संस्कृति को, ग्रामीण संस्कृति को ये दिखाना चाहे कि जब गांव में कोई दामाद आता है तो लोग स्वाभाविक रूप से खिड़की दरवाजे खोलते हैं और उत्साह से दामाद को देखना चाहते हैं कि किसी के घर में कैसा दामाद आया है। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, यहाँ पे मेघ का मानवीकरण दामाद के रूप में किया है। कवि को मेघ ऐसे लग रहे हैं मानो कोई शहर से गांव में दामाद आ गया है। इसके बाद, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। जब बादल आते हैं, ठंडी हवाएं चलती है, तो पेड़ झुकते हैं, उठते हैं। हवा के झोंकों से तुम लोग ने देखा होगा कि पेड़ झुकते हैं और उठते हैं, और वापस उठते हैं, तो उससे कह दिया गर्दन उचकाए। यहाँ पे गर्दन शब्द का इस्तेमाल करा, झुक कर झांकना, ये जो शब्द के इस्तेमाल किए, इससे पेड़ का मानवीकरण हो गया। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है, जिसे अंग्रेजी में तुम पर्सोनिफिकेशन कहते हो। तो पेड़ है जो गांव के पुरुष हो गए। जब बादल आ रहे हैं, ठंडी हवाएं आ रही है, तो पेड़ झुकते हैं। वैसे ही जैसे गांव के घर में कोई दामाद आता है तो घर के लोग या गांव के लोग झुक कर, झांक कर और बार बार गर्दन ऊंची कर, जैसे बहुत भीड़ हो जाती है तो कोई झांक रहा है, कोई उचक रहा है कि दामाद आए, तो उन्हें देखने के लिए उत्सुक होता है। तो जब पेड़ बादल आते हैं, हवाएं चलती हैं, झांकते हैं, झुकते हैं, तो कवि को लग रहा है कि पेड़ जब हिल डुल रहे हैं तो मानो गांव के पुरुष हैं और वो गांव के दामाद को देखने के लिए झुक कर, गर्दन उचकाकर देख रहे हैं। आंधी भी चलती, बारिश आती है, धूल भागी घाघरा उठाए। घाघरा शब्द आ गया तो यहाँ धूल का भी मानवीकरण हो गया। आंधी चलती है, तेज हवाएं चलते हैं, तो घाघरा कहते हैं लहंगे को, और धूल का मानवीकरण गांव की लड़कियों के रूप में कर दिया है। तो जैसे जब कोई दामाद आता है तो लड़कियां, जो गांव की छोटी छोटी कन्याएं हैं, वो दौड़ के घर में सूचना देने जाती हैं। तो यहाँ पे कवि को लग रहा है जो धूल उड़ रही है बादल आने पे, आंधी आने पे, तो वो जो गर्द उसकी चारों ओर गर्दा फैल रहा है, वो घेर की तरह हो गया, लहंगे के घेर की तरह। तो वो जो धूल का गुबार है, वो कवि को लग रहा है मानो छोटी छोटी लड़कियां अपना घाघरा उठा के भाग रही हैं। बाकी चितवन, बाकी मीन्स तिरछी, चितवन मीन्स दृष्टि। नदी ठिठकी, नदी ठिठक गई। यहाँ ठिठकी शब्द का प्रयोग करा नदी के लिए, तो मानवीकरण हो गया। उसको भी गांव की वधु के रूप में माना है। नदी गांव की वधु के रूप में उसका मानवीकरण हुआ है। जैसे गांव में कोई दामाद आता है तो बहू जो है वो पर्दा करती है, तो घूंघट सरकाए, वो दामाद को देखने के लिए अपना घूंघट सरका के देखती है, क्योंकि गांव में पर्दा प्रथा होती है, लोग पर्दा करते हैं, घूंघट करते हैं। तो यहाँ पे नदी की कल्पना कवि ने कर ली कि वो भी ठिठक गई है, क्योंकि नदियों को भी मेघ के जल का इंतजार होता है, जिससे बारिश हो, उनमें भी पानी आए, क्योंकि नदियों के जल का सिंचाई के रूप में प्रयोग होता है। तो यहाँ पे कल्पना कर ली कवि ने कि नदी जो है वो बादलों को देख के रुक गई है और अपना घूंघट हटाकर बाकी चितवन, तिरछी निगाहों से देख रही है। तिरछी निगाहों से, क्योंकि जो गांव की, जैसे गांव में कोई बधुएं होती, बहुएं होती हैं, तो वो सामने एकदम से दामाद के नहीं आती। दामाद उसकी नंद का पति हो गया तो वो सामने नहीं आती, तो घूंघट को हल्का सा खिसका कर वो भी ठिठक कर दामाद को देख रही हैं। अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पे प्रकृति का ही वर्णन है। केवल मेघ की बात हो रही है कि बादल आ गए हैं, सुंदर लग रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, लोग गर्मी से राहत पाने को दरवाजे खिड़कियां खोल रहे हैं। तो कवि को ऐसा लग रहा है मानो वो कोई दामाद आ गया है और उसके स्वागत में ठंडी हवाएं नाच रही हैं, गा रही हैं, लोग उसे देखने के लिए दरवाजे खिड़कियां खोल रहे हैं। और पेड़ जो हवा से झुक रहे हैं, उठ रहे हैं, तो कवि को लग रहा मतलब गांव के पुरुष हैं जो झुक कर, उठ कर, गर्दन उचका कर दामाद को देख रहे हैं। तेज हवाएं चल रही हैं, तो जो धूल उड़ रही है उसका जो गुबार चारों ओर फैल गया है गोलाई में, तो कवि को लग रहा है मानो गांव की लड़कियां अपना घाघरा
पकड़कर भाग रही हैं और बाकी चितवन टेढ़ी तिरछी निगाहों से नदियां घूंघट को सरकाकर देख रही हैं। यहाँ नदी गांव की बधू का प्रतीक है। तो यहाँ पे तुम लोगों से कई तरह के प्रश्न आईसीएसई बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में भी इसी तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि इस पद्यांश का मुख्य विषय क्या है। तो इस पद्यांश में मुख्य रूप से बारिश के मौसम का, मेघों का वर्णन हुआ है। पेड़ किसके लिए झुके हुए हैं? तो पेड़ यहाँ पर मेघों के स्वागत में झुके हैं। मेघ आए, ठंडी हवाएं चली, तो झुकना तो स्वागत का प्रतीक है। जब घर में कोई मेहमान आता है तो हम झुककर उसको नमस्कार करते हैं। फिर आंधी किसका प्रतीक और वह कैसे दौड़ी, ये पूछ लेते हैं। आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए। तो आंधी किसका प्रतीक है? आंधी स्वागत करने वाली किशोरी कन्या का प्रतीक है। वह उत्साह के कारण अपना घाघरा उठाकर भाग रही है। यानी जो धूल उड़ी है, वो धूल का जो चारों ओर गुबार, जो गर्दा फैला है, वो कवि को लग रहा है कि गांव की किसी लड़की का घाघरा है। वो भाग रही है उसके स्वागत में गांव के घर घर में जाकर, जिससे दामाद आने की सूचना दे सके। फिर इसके बाद पूछा जा सकता है पहला ही प्रश्न, जैसे मेघ किस तरह से आए हैं, मेघ किस प्रकार से आए। तो मेघ तुम्हें लिखना पड़ेगा बन ठन के सज सवर के आए हैं। तुम्हारे आईसीएसई बोर्ड में कीवर्ड्स होते हैं बन ठन के सज सवर के, अर्थात पूरी तरह से तैयार होके आए हैं। इसके बाद पूछ सकते हैं घाघरा से क्या आशय है। घाघरा शब्द आया है तो प्रश्न पूछ सकते हैं घाघरा से क्या आशय। तो घाघरा गांव की महिलाओं का एक परिधान है, जो लहंगा जिसे तुम कहते हो, जो कमर से पहना जाता है। इसके बाद पूछ सकते हैं इस पद्यांश का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अर्थ अभी हमने आपको बताया है, वैसे ही लिखना है कि बादल आकाश में सज संवर के आ गए हैं, आंधी चलने लगी है, पेड़ हवा से झुक रहे हैं, मानो वे गर्दन उचकाकर मेघों की ओर झांक रहे हैं, धूल भाग रही है, मानो कोई ग्रामीण कन्या घाघरा उठाए भाग रही है, नदी मेघों को तिरछी नज़र से देख रही है, लगता है गांव की जो बहुएं हैं वो घूंघट हटाकर देख रही हैं। इसमें ये भी पूछ सकेंगे कि इस पद्यांश में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है। आपको बताना है इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, जो तुमने इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच में पर्सोनिफिकेशन पढ़ा है। यानी जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उन्हें जीवित मान लिया जाता है। जैसे मेघ निर्जीव चीज़ है, लेकिन बन ठन के कहा है, बन ठन के तो किसी आदमी के लिए ही शब्द लगेगा, तो यहाँ पे इन मेघ के लिए लगा दिया, तो मेघ का मानवीकरण हो गया। अब जैसे नाचती गाती बयार चली, तो बयार तो नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग नहीं है, लेकिन नाचती गाती शब्द लगा दिया है, जीवित मान लिया है, तो ये गांव की छोटी कन्याओं का प्रतीक है। आज के भाग में मेघ आए कविता हम यहीं तक पढ़ाएंगे। अगले भाग में इसका अगला पद्यांश पढ़ाएंगे। आपको कोई कमेंट लिखना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे मेरे और वीडियो आपको देखने को मिल सकें। थैंक यू।